अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। साल 2025 पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए एक चैलेंजिंग साल था और एक तरह से पाकिस्तान की कामयाबियों का भी साल था। सबसे अहम चीज पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाला मार्का था। पाक फौज ने भारतीय जारहियत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस से जवाब दिया। इस मार्के ने पाकिस्तान और भारत के जो डायनेमिक्स हैं और खित्ते में जो ताकत का तवाज़ुन है, ऐसा लगता है कि उसको बदल कर रख दिया। भारत ने मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में होने वाले हमले को बहाना बनाकर फिर सिंतास मुआहिदा भी एकतरफा तौर पर जो है वो मुअत्तल किया। भारत इस हवाले से कोई काबिल एतबार शवाहिद ना दे सका कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान की जो रियासती सतह है उस पर भी कोई भी शमूलियत थी। लेकिन अस्करी महाज पर पाकिस्तान ने जो है वो कई जो है वो कामयाबियां समेटी और दुनिया ने पाकिस्तानी अफवाज की इस मार्के के बाद पेशावराना सलाहियतों को भी सराहा। इस हवाले से बैनुल-अक़वामी जरीदों की जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं वो बड़े तवातुर के साथ अभी तक सामने आ रही हैं, जो इस बात का सबूत है। साल 2025 पाकिस्तान में खासतौर पर अस्करी हवालों से भी कई बरसों बाद पाकिस्तान जो है वो आलमी तवज्जो का मरकज बना। एक बढ़ता हुआ चैलेंज इस मरतबा दहशत गर्दी थी। दहशत गर्दी के जो वाकयात थे उनमें इजाफा देखा गया। APS की तर्ज पर वाना में कैडेट कॉलेज को निशाना बनाने की कोशिश की गई। फिर हमने देखा कि बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है वो भी फोकस पर रही। जाफर एक्सप्रेस जैसे जो है वो बड़े वाकयात सामने आए जब कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर हमले के मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया गया, लेकिन उस पर भी एक कामयाब ऑपरेशन जो है वो उन मुसाफिरों को जो है वो इन दहशत गर्दों से छुड़वाने के लिए किया गया। भारतीय स्पॉन्सरशिप जो है वो इस मामले में बलूचिस्तान में जो कुछ होता रहा वो भी स्पॉटलाइट में रही। एक और बड़ा हमारे लिए चैलेंज अफगान तालिबान जो है वो रहे। वहां पर दोहा अमन मुआहिदे के मुताबिक उन्होंने अपनी जो बैनुल-अक़वामी इलाकाई और दो तरफा वादे थे उन्हें पूरा करना था, वो उसमें नाकाम रहे, जिस पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान झड़पें भी हुई। साल 2025 में अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान ने अपने मौक़िफ़ को बहुत ज्यादा वाज़ेह कर लिया और मुस्तकिल अंदाज में उसी को जो है वो बरकरार रखा, जिसमें सरहदी सिक्योरिटी, दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दाम और इलाकाई खुद मुख्तारी के असूल जो है वो नुमाए रहे। अब इसके साथ साथ पाकिस्तान का जो अस्करी ढांचा है उसके अंदर भी बड़ी तब्दीलियां हुई और पाकिस्तान में एक नया मिलिट्री जो कमांड का जो नया सेटअप है वो आया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज जो है वो फील्ड मार्शल आसिम सैयद आसिम मुनीर बने और फिर साथ ही जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बने। अब ये जो तमाम के तमाम मामला जो हमारी सिक्योरिटी से जुड़े थे इस साल 2025 में और आने वाले साल 2026 में हमारे लिए सिक्योरिटी के क्या चैलेंजेस हैं, इस पर प्रोग्राम में आज जो है वो बात होगी। एक बड़ा एसटी पैनल मेरे साथ जो है वो मौजूद है, मैं तारुफ करा देता हूं। एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड समरेश सालिक साहब जो है वो हमें लिंक के जरिए जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब वो भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं लिंक के जरिए। तीनों मेहमानों का जो है वो बहुत शुक्रिया। मैं गुफ्तगू का आगाज एयर मार्शल साहब अगर जनरल समरेश साहब से जो है वो हम करें। मैं सबसे पहले तो जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मार्का हुआ जो इस साल की हाईलाइट थी उस हवाले से समरेश सालिक साहब आपसे जो है वो बात करना चाहता हूं। आपके ख्याल में ये जो हमने एपिसोड देखी मई के महीने में, इसने पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मिलिट्री हिस्ट्री है या कॉन्फ्लिक्ट्स की एक हिस्ट्री है, उस पर आपके ख्याल में किस तरह से जो है वो असर डाला है? अजहर अस्सलाम वालेकुम, दोनों पैनलिस्ट को भी सलाम। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया। मैं ये कहता हूं कि 2025 एक डिफाइनिंग ईयर रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि इंडिया के लिए भी। पाकिस्तान ने इस साल में एक बड़ी कुव्वत को नाको चने चबवाए, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने अपने स्टेचर में गेन किया और आए दिन जैसे आपने कहा है कि उसकी वैलिडेशन, उसकी कंफर्मेशन वेरियस रिपोर्ट्स में कंटिन्यूसली हो रही है। और कन्वर्सली इंडिया ने एक मार्का करके एक फैब्रिकेटेड और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बेस के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई की, मुंह की खाई, और उसकी कमबख्ती आज दिन तक खत्म नहीं हो रही। कभी उसका तेजाज गिर जाता है, कभी उसका जो है वो इंडिया में टेररिज्म में इन्वॉल्व सिटीजन मिल जाता है। तो इंडिया ने लूज किया और पाकिस्तान ने गेन किया, इसमें तो नो डिनाइंग द फैक्ट। और यहाँ पे ये भी मैं बड़बड़ा कहना चाहूंगा कि तमाम क्रेडिट जो इस मार्के का था वो पाकिस्तान एयरफोर्स को जाता है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि एयर मार्शल सईद, इनकी टीम, इनकी जो सर्विस है,
दे आर रियल हीरोज, बिकॉज उन्होंने एयर में एक ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट किया जिसकी वजह से हमें जमीनी लड़ाई में जाने से बचाया। अगर वो लड़ाई शुरू होती तो शायद हमारे जो इम्तिहानात हैं वो डिफरेंट होते। तो मैं ये समझता हूँ कि क्रेडिट इनको जाता है, हमेशा से इन लोगों ने परफॉर्म किया है। और इंडिया जो है वो उसने जो कि एक रीजनल पावर बनने की कोशिश कर रहा था, चाइना को कंटेस्ट करने, उसमें इंडिया ने अपने स्ट्रेचर में बहुत बुरे तरीके से लूज किया है। तो 2025 अल्हम्दुलिल्लाह अस्करी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आपने खुद जिक्र किया कि चाहे वो इंडिया के खिलाफ जंग थी, चाहे वो सफारती लेवल के ऊपर जंग थी, चाहे वो नैरेटिव लेवल के ऊपर जंग थी, चाहे वो टेररिज्म के खिलाफ जंग थी, में पाकिस्तान ने बहुत काबिल कदर। तो आपको लगता है हर लिहाज से जो है वो पाकिस्तान ने जो है वो डोमिनेट किया? एयर मार्शल सईद साहब, जो एयरफोर्स है उसका बड़ा कलीदी किरदार रहा, और हमने देखा कि शायद जो है वो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अभी जो सबसे बड़ी एयर बैटल जिसको जो है वो कहा जाता है वो भी देखी गई, और उस पर भी बहुत सारे जो है वो तजिए होते रहे। पाकिस्तान और भारत की जो एयरफोर्स थी, और खास तौर पर ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में, उसका कंपैरिजन आप किस तरह से करते हो? और फिर उसके बाद ये जो तैयारी गिरने के बाद जो कुछ हुआ, जिस तरह से दुनिया ने इसको देखा, वो आप क्या समझते हैं कि किस हद तक जो परसेप्शन है हमारी एयरफोर्स की, हमारी अफवाज की, इस वाक़े के बाद जो है वो चेंज हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो रहमान, थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग फॉर द प्रोग्राम। और मैं मेजर जनरल साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स की तारीफ की। यू नो, वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम हिम यू नो मैटर अ लॉट टू अस। देखिए, जो मई 2025 में जो परफॉर्मेंस थी एयरफोर्स की, वो जो है ना, बिल्कुल उस मकूले के तहत थी जो हम प्रैक्टिस करते हैं कि द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। अच्छा। तो जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो परफॉर्मेंस दी, वो कोई रातों रात कोई हमारे पायलट्स या एयर डिफेंस कंट्रोलर्स ने वो परफॉर्मेंस नहीं दिखलाई। उन्होंने पिछले कोई 10-12 साल से वो यही टैक्टिक्स को इम्प्रूव कर रहे थे, और इन्हीं टैक्टिक्स को करने की कोशिश कर रही, यानी कि रिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे। मैं इस वक्त की जो लीडरशिप है एयरफोर्स की, उनको तहसीन पेश करना चाहूंगा कि जी, कि उन्होंने जो एक स्ट्रेटेजी थी जो हमारे बड़ों ने भी बनाई थी, उस स्ट्रेटेजी को बड़े अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया और पाकिस्तान को एक सक्सेस दिलाई। रहमान, मैं आपको ये यानी कि हमें ये बात समझनी चाहिए कि 1998 के बाद ये कोई 5वां कॉन्फ्लिक्ट था कि जिसमें इंडिया ने हमारे साथ हमें शर्मिंदा करने की कोशिश की है, क्योंकि 1998 के बाद पाकिस्तान इमर्ज्ड एज द फर्स्ट एंड द ओनली न्यूक्लियर मुस्लिम पावर इन द वर्ल्ड, और वो ये नहीं चाहते थे कि जी के पाकिस्तान को वो रिस्पेक्ट मिले। तो उन्होंने हमेशा हमें एक कन्वेंशनल वॉर के अंदर घसीटने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर हैं, तो जो वॉर होती है अब पिछले 5 कॉन्फ्लिक्ट्स में, वो जो वॉर हुई है वो सब कन्वेंशनल डोमेन में हुई है। अच्छा। और सब कन्वेंशनल डोमेन में जो एक फोर्स जो सबसे बेहतर तरीके से अपने आप को शो कर सकती है वो पाकिस्तान एयरफोर्स है, या एयरफोर्स एज सच है। सो पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने आप को इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एक बेहतरीन तरीके से पेश किया। अच्छा। इंडिया जो था, अगर पहलगाम से पहले आप पुलवामा याद करें, तो पुलवामा के बाद मोदी साहब ने यह कहा था कि जी कि अगर हमारे पास राफेल होते तो हम ये करते, ठीक है। तो राफेल आने, वो इंडिया ये समझ रहा था कि जंग जो है वो वेपन्स से लड़ी जाती है। अच्छा। वेपन्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जंग एक्चुअली दिमाग और जज्बे से लड़ी जाती है, ठीक है ना। और पाकिस्तान एयरफोर्स ने उस डोमेन में उनको बीट किया। हमने अब बेहतर स्ट्रेटेजी बनाई। वो जिस डोमेन में हमसे फाइट करना चाहते थे, एयरक्राफ्ट वर्सेस एयरक्राफ्ट, वेपन वर्सेस वेपन, हमने उस डोमेन में उनके साथ फाइट ही नहीं किया। हमने उनके साथ मल्टी डोमेन ऑपरेशंस किए, और उन डोमेन्स में क्या है कि जहां उनकी कोई तैयारी ही नहीं। और जाहिर बात है, जो जंग लड़ने का तरीका है विद द टेक्नोलॉजी, वो भी जो है वो बड़ा बदल गया। और मेरा ख्याल है जो एक जो टेस्ट था
जो ड्रोन टेक्नोलॉजी और जो एआई और बाकी तमाम चीजों को, वो भी शायद जो है वो दोनों फोर्सेस की कैपेसिटी का उससे भी जो है वो बड़ा पता चला। देखिए जो 4 डे कॉन्फ्लिक्ट ट्रेनिंग में इस्तेमाल करना एक और चीज होता है, बट एक्चुअल कॉम्बैट के अंदर जब ये चीजें आप इस्तेमाल करते हैं तो वो उसकी डायनामिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ। देखिए हमें ये समझने की जरूरत है कि ये दुनिया की एविएशन हिस्ट्री में पहली मर्तबा हुआ है कि 2 एयर फोर्सेस जो कि बहुत कैपेबल हैं और दोनों के पास हाईटेक एयरक्राफ्ट एंड बीवीआर मिसाइल्स थे, वो एक दूसरे के खिलाफ पिच हुई थी विद द बेस्ट इन्वेंट्री एट द डिस्पोजल, ठीक है ना। और एक वक्त में कोई 100+ एयरक्राफ्ट एक दूसरे को फेस कर रहे थे और एरेना इतना बड़ा था कि इट वाज 300 किलोमीटर्स प्लस। बिल्कुल ठीक। तो जो पाकिस्तान एयरफोर्स की लीडरशिप ने जो स्ट्रेटेजी बनाई, उस तरह उन्होंने इंडियंस को इस तरह इंगेज किया कि अब जो ये बीवीआर कॉन्फ्लिक्ट कि जब भी हिस्ट्री लिखी जाएगी तो पाकिस्तान एयरफोर्स की स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स की बात होगी कि बीवीआर जंग इस तरह लड़ी जाती है, क्योंकि ना आज तक कभी अमेरिका ने बीवीआर जंग लड़ी। कहते हैं एक केस स्टडी जो होती है। लेकिन मसूद साहब, जो कॉन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, वो पहले भी जो है वो होते रहे हैं। हमारी तो एक पुरानी तारीख है जो कि 1948 से ही शुरू हो गई थी। ये जो कॉन्फ्लिक्ट था 2025 वाला, इसका कंपैरिजन आप इससे जो पहले जंगें हुई उनके साथ जो है वो आप किस तरह से जो है वो करते हैं, और फिर रीजनल जो बैलेंस ऑफ पावर है वो आपके ख्याल में जो है वो किस हद तक बदला है इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें कि हम इस जो मार्के हक है उसके बाद बिन्यामिन मरसूस, उसको कंपेयर नहीं कर सकते हमारी जो प्रीवियस वॉर्स लड़ी गई और जिस तरीके से अभी बात हो रही थी। देखें इसमें बेसिकली मल्टी डोमेन ऑपरेशन में जिस तरह एयरफोर्स ने ऑपरेट किया और BBRs का कंसेप्ट आ गया और इसके बाद कोऑर्डिनेशन सिनर्जी हमने एयरफोर्स में देखी एंड दे प्रिवेल। जिस तरीके से J-10C थे, J-17 थंडर्स यूज हुए, एयर डिफेंस सिस्टम एयरफोर्स का था, वो बड़ा इफेक्टिव नहीं था। एट द सेम टाइम जिस तरह लाइन ऑफ कंट्रोल में पाकिस्तान आर्मी बड़ी वहां पर जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। फिर इसके बाद जब बिन्यामिन मरसूस लॉन्च हुआ, रीपोस्ट लॉन्च किया, तो उसमें हमारे फतेह 1, फतेह 2 और इसके बाद हमारे जो ड्रोन्स वगैरह गए हैं, तो उसमें डिफरेंट थे। सो मल्टी डोमेन ऑपरेशन, दैट्स वाई देखिए आर्मी में जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आई हैं, सो दैट वाज द एक्सपीरियंस था, उससे गेन किया। जिस तरह इंडिया ने भी देखें कि वो कारगिल के बाद 99 में दे रियलाइज की हुआ, 2019 में जाके उन्होंने ये CTF का वो जो CDS का कंसेप्ट लेके आए तो पाकिस्तान में लेके आए, तो उससे तो यकीनन देखें। लेकिन ये है कि जो इम्पैक्ट जो इसका हुआ, देखें पाकिस्तान को दे अंडर एस्टिमेटेड बेसिकली इंडिया, दे नेवर एक्सपेक्टेड पाकिस्तान ऐसा रिस्पॉन्ड करेगा। तो मेरा आई बिलीव कि पाकिस्तान में जो लीडरशिप थी उसकी थिंकिंग यहाँ पे बड़ी डिफरेंट थी। इंडिया का सोच ये थी कि पाकिस्तान से कोई रिस्पांस नहीं आएगा, यूनाइटेड नेशन की तरफ भागेंगे, बातचीत होगी और इसके बाद हम एक विक्टोरियस हम यहाँ से निकले। यहाँ पे लीडरशिप की प्लानिंग बड़े डिफरेंट थी और हम क्रेडिट देते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को और एयर चीफ बाबर सिद्दू को कि इनकी अपनी सोच कन्विंग थी और जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया। और पाकिस्तान देखें कि मसूद साहब, जो मिलिट्री डॉक्ट्राइन है इंडिया का, एक जो है वो एक तरीकाकार रहा है कि अगर वहां पर कोई दहशतगर्दी का वाकया होगा तो वो प्रेशर पाकिस्तान पे बढ़ाएंगे या यहां पर कार्रवाई करने का दावा करेंगे जिस तरह से उन्होंने एक मरतबा पहले किया, या फिर जो है वो इस तरह से कोई मिसाइल जो है वो यहां पर जो है वो गिराए जाएंगे। आपके ख्याल में उनकी तरफ भी रिव्यू हुआ होगा इस जो मार्का हक किया बुनियानुल मरसूस के बाद, और क्या वहां पर आपको लगता है कोई तब्दीली आएगी आने वाले दिनों में, या फिर भारत वही करता रहेगा जो उनको लगता है कि वो इससे पहले कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल इसमें तब्दीली तो मुझे नहीं है कि वो करते रहेंगे, क्योंकि देखे थे नेवर एक्सेप्टेड पाकिस्तान एज ए सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट राइट फ्रॉम 1947। सो दैट्स व्हाई देखें कि हर मुमकिन वो कोशिश कर रहे हैं और वही वो डिजाइन था पहलगाम का, आज तक कोई एविडेंस नहीं दे सके। दैट्स व्हाई इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उनका नैरेटिव को बाई नहीं किया। अब देखें कि अनकन्वेंशनल मीन्स को अफगानिस्तान से वो यूज कर रहे हैं और आपको कोशिश करें पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करें, प्रॉक्सीज को अपने यूज कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से डेवलपमेंट भी आज देखे पाकिस्तान ने वी हैव रीशेप्ड द डायनामिक्स इन साउथ एशिया
आज पाकिस्तान साउथ एशिया में वी आर दी सिक्योरिटी स्टेबलाइजर है। वेस्ट एशिया में आफ्टर किंगडम के साथ जब आपका डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, फिर फर्दर एक्सपेंशन है, आप नॉर्थ अफ्रीका भी चले गए हैं, वहां पे है। अभी देखें वाशिंगटन टाइम्स में लिखा था कि ट्रंप समझता है पाकिस्तान को फार ईस्ट में भी देखना चाहिए। सो पाकिस्तान का जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल जो है आफ्टर दिस मार्के हक और बुनियाद महसूस, आपको लगता है वो इसके बाद जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो तब्दील हो गया? अच्छा, मैं वेरी क्विकली समरे सालिक साहब, जो मैंने सवाल मसूद साहब से भी पूछा, सिंपल अगर उसको सवाल पूछे तो यही है कि क्या पाकिस्तान को अभी भी भारत से खतरा है? भारत उसी तरह से कर सकता है? क्योंकि उनके हमने बहुत सारी स्टेटमेंट्स देखी, वो किसी भी वजह से थी, लेकिन उन्होंने कहा कि जी ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। देखिए रहमान, मैं ये कहना चाहूंगा कि एटीट्यूड में तब्दीली मैं नहीं फोर्स ही करता। जब तक मोदी गवर्नमेंट में है, उनकी एरोगेंस और उनका ओवरबेयरिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स द नेबर्स, वो उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। हैविंग सेड दैट, जो कन्वेंशनल डोमेन है उसमें स्ट्रेटेजिक बैलेंस बहुत सीरियसली टिल्ट हो चुका है पाकिस्तान की फेवर में, और उसमें मैं समझता हूं कि स्ट्रेटेजिक डोमेन में कोई मार्का करना इंडिया विल टेक सम टाइम, क्योंकि उन्हें अपनी जो इनएडिक्वेसीज नजर आई हैं अपने सिस्टम में, उनको एड्रेस करने के लिए उनको टाइम चाहिए, नाइट नहीं हो सकती। अगर उसे ये नजर आ रहा है कि जी मैं अगर एक और मार्का करता हूं और उसी तरीके की मुझे एक डिफीट हो जाती है, तो और ज्यादा उसकी प्रॉब्लम्स कंपाउंड होंगी। हैविंग सेड ऑल दिस, जो अनकन्वेंशनल है जिसमें प्रॉक्सीज हैं और टेररिज्म है, उसमें उस वक्त भी एक्सपेक्टेड था और आज भी हम देख रहे हैं कि वो उसमें अपस्केल करेगा और वो कर रहा है। अच्छा, ठीक है, चले मैं जरा इस पे ये जो प्रॉक्सीज वाली बात है, अभी अगले सेगमेंट में हमें अफगानिस्तान के हवाले से जो है वो बात करनी है, और जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में हमने 2025 में इजाफा देखा, उस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, सारे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, जहां पर ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और मार्का हक पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक गेम चेंजर फैक्टर था सिक्योरिटी के हवाले से। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की जहां तक बात करते हैं, वहां पर इंटरनल सिक्योरिटी भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा इशू रही, और जो दहशतगर्दी के वाकयात थे साल 2025 में पाकिस्तान में, उनमें इजाफा देखा गया। अब खास तौर पर हमारे जो दो सूबे थे, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, वो इस दहशतगर्दी की लहर से ज्यादा मुतासर हुए। कुछ बड़े वाकयात हुए, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इस सेगमेंट में मैं चाहूंगा जरा हम इस पर बात करें कि साल 2025 में ये जो दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ, इसके मुहरकात क्या थे और साल 2026 में कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है। सो सईद साहब, आपके ख्याल में बुनियादी वजह जो है वो क्या थी? हम एक बड़े तवातुर के साथ, साल 2025 भी नहीं, हम इसमें 2024 भी शामिल कर लेते हैं, 2023 भी, अब ये स्पाइक जो है वो इन इंसिडेंट्स के अंदर, ये किस तरह से, ये इसकी वजह आपको क्या समझ आती है? एक ही वजह है, और वो है कि इंडिया अब अफगानिस्तान को एज अ प्रॉक्सी इस्तेमाल करके हम पर एक टू डोमेन या दोनों साइड से हमें अटैक करना चाहते हैं, ठीक है ना। उसके लिए उन्होंने ये जो अफगान इंटरिम गवर्नमेंट है उसको बहुत सारे पैसे दिए, और उन पैसों के थ्रू वो टीटीपी और दाइश को इस्तेमाल करके हमारे दो सूबों के अंदर ये टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो हमें कॉन्फिडेंस मई 25 के बाद मिला हमारी गवर्नमेंट को, उन्होंने उसको बहुत अच्छे तरीके से वेस्टर्न साइड के ऊपर भी एग्जिबिट किया, और उन्होंने अब पाकिस्तान को एक सॉफ्ट स्टेट बनाने के बजाय एक हार्ड स्टेट बना दिया। हार्ड स्टेट का मतलब यह था कि जी कि हम आपको अपने मुल्क के अंदर कोई हरकत करने की इजाजत नहीं देंगे, और अगर हमारे मुल्क में कोई चीज होती है और हम इस चीज पे कन्विंस हो कि वो आपके मुल्क से इनिशिएट हुई है, तो हम आपको बहुत मरतबा पहले बता चुके हैं, जो पाकिस्तान 24 और 25 में उनको बताता रहा था। और अगर आप रहमान साहब याद करें कि सिर्फ इन 2 सालों के अंदर हमने तकरीबन 5000 लोगों की शहादत कबूल की, ठीक है ना। सो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को यह बहुत क्लियरली बताया कि अगर आपने अपने आप को ठीक ना किया और इन लोगों को कंट्रोल नहीं किया, तो हम आपके अंदर घुस के इन लोगों को डिस्ट्रॉय करेंगे। और फिर पाकिस्तान ने यह करके दिखाया। मेरे ख्याल में
अफगानी गवर्नमेंट जो थी वो इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि पाकिस्तान इस हद तक आएगा कि जी के हमें आके यानी टीटीपी को और तो साल 2025 में जहां कुछ इंडिया की गलत फहमियां दूर हुई वहां अफगानिस्तान रजीम की भी। और अगर आप ये देखें कि जब हमने ये स्ट्रिक्ट 2-3 अटैक्स किए, हमने जाके उनके जो कमांड सेंटर्स थे उनको हिट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1-1.5 महीने से पाकिस्तान में हालात बेहतर हैं, यानी द टेररिस्ट एक्टिविटीज आर ऑन द डाउन। ठीक है ना। और वो सिर्फ इस वजह से हुआ कि आपने जहां उनके शेल्टर्स थे, जहां उनकी वो छुपे हुए थे, आपने जाके वहां उनको डिस्ट्रॉय किया। अच्छा मसूद साहब, आपको भी लगता है ये जो दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफे की टाइमलाइन है ये अफगान तालिबान के काबुल टेक ओवर से ही जुड़ी हुई है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें कि 2020 में पाकिस्तान में 49 टेरर अटैक्स हुए थे। 2021 में जब अफगान तालिबान रजीम ने टेक ओवर किया तो उसके बाद 200 प्लस गए हैं। और आप देख लें कि जिस तरीके से उसमें तेजी देखी, और अभी रिसेंटली जो 600 प्लस तो अभी इन्होंने जो रिपोर्ट रिसेंटली लिखी है, तो अटैक्स तो उसमें बढ़ गए। फिर देखिए वजूहात क्या है। एक तो वहां पे सेफ हेवंस मिल गए, तो दे फुल लिबर्टी वहां पे मूव कर सकते हैं। दहशतगर्द जो प्रॉक्सी से चाहे फितना और खारिज फितना और हिंदुस्तान है। फिर उनके पास देखे वेपन्स एंड इक्विपमेंट, यूएस ने छोड़ के गया था जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है, नाइट विजन गॉगल्स से, इंफ्रारेड फिटेड वेपन्स है, वो उनको लेके ऑपरेट कर रहे हैं। और इसके बाद फैसिलिटेशन है, जो तश्कीलें आ रही हैं उनको फैसिलिटेट अफगान तालिबान रजीम कर रहे हैं। आप देखें बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में 172 तश्कीलें आई, 4000 के स्ट्रेंथ थी, मेजॉरिटी वर अफगान नेशनल। सिमिलरली कोयटा बलोचिस्तान में 83 तश्कीलें आई, 400 के करीब स्ट्रेंथ थी वहां पे। सो ये फैक्टर है कि आप देखें चाहे वो हक्कानी है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, या हेबतुल्लाह अखुंज़ादे के जो ग्रुप के लोग हैं वो भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये समझते हैं ये तारीख जो फितना और खारिज जो है फ्यूचर में फिर इंश्योरेंस पॉलिसी है, क्योंकि अगर कोई सिविल वार होती है कौन किसके तरफ होगा इनको यूज करेगा। एक तो वो इंपॉर्टेंट चीज है, एक और ये है बिफोर टेकिंग अफगान तालिबान काबुल, सो देयर वाज ए मिररली अकॉर्ड बताया जाता है जो पहले हुआ, दिस वाज साइन हक्कानी के साथ साइन हुआ, जिसमें हमारे तमाम ये दहशतगर्द ग्रुप शामिल थे। गुल बहादुर था, ये नूर वली महसूद था, और भी ग्रुप्स थे, इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाले थे। और इनसे ये उन्होंने वादा किया था हक्कानी ने, जब हम पावर में आएंगे हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे, और हम वही इस्लाम जो उधर लेके आए हैं वो पहले फाटा में लेके आएंगे, फेस्टिवल फाटा में, और सब्सिक्वेंटली पाकिस्तान में लेके जाएंगे। सो इनकी एलिजियंस भी है। फंडिंग देखें, फंडिंग इंडिया से तो आ ही रही है, बाकी भी दुनिया से आ रही है। और देखें अब तो रिसेंट रिपोर्ट भी आ गई, $46 मिलियन वीकली पैसा आ रहा है। और जिसमें बताया जा रहा है 18 कंट्रीज से जो इसमें शामिल है वहां से पैसा आ रहा है। और बताया जाता है कतर भी इधर के वहां से भी ट्रांसपोर्टेशन पैसों की हो रही है, लेकिन वो पैसे कहते हैं जा रहा है एनजीओ को, लेकिन इन द गार्ब ऑफ दोस एनजीओ ये पैसा फर्दर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। एंड नूर वली महसूद इज गेटिंग $43,000 पर मंथ फॉर हिज मेंटेनेंस। सो देखें कि ये फैसिलिटेशन है, और अफगान तालिबान रजीम की वजह से सब कुछ ये हो रहा है। अगर वो दे आर नॉट सिंसियर, सिंपल सी बात। ठीक है, हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो जाहिर बात है वो जो है वो एंगेज रहा, चैलेंजिंग रहा, चाहे वो फाटा था जहां, और या खैबर पख्तूनख्वा के इलाके थे, या फिर बलूचिस्तान। जनरल समरेज साहब, आप इसको किस तरह से देखते हैं, और फिर 2026 में आप इस चैलेंज को किस तरह से देखते हैं? क्या 2026 में भी पाकिस्तान के लिए ये चैलेंज ही रहेगा, या फिर आपको लगता है कि ये ट्रेंड चेंज हो सकता है, या इन इलाकों में कुछ अमन जो है वो आ सकता है? रहमान, देखिए मैं 4 फैक्टर्स का मेजर जिक्र करना चाहूंगा। और ये अनफॉर्चुनेट है कि 2017 में हम इस टेररिज्म पर बहुत अच्छे तरीके से हमने काबू पा लिया था। अब दोबारा से इसकी रिसर्जेंस आई है, हमने देखना है कि उसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं, महरकात क्या हैं जिसकी वजह से रिसर्जेंस आई है। सबसे पहले टॉप पे तो हमने देखना है साइनो यूएस राइवलरी। एक दफा फिर लाइक द पास्ट पाकिस्तान मिडिल में आ रहा है 2 जायंट्स की राइवलरी में, दैट इज यूएस एंड चाइना। दूसरा मैं जो फैक्टर जिक्र करना चाहूंगा वो है अमेरिका का विड्रॉल जो 21 में हुआ अफगानिस्तान से। मैंने बलूचिस्तान में सर्व किया था एक डिवीजन देयर अंटिल 2014,
सो मुझे ये नजर आया कि जो उस वक्त जो मिस्क्रिएंट्स टेररिस्ट थे बलूचिस्तान में, उनका जो पोटेंशियल था उसमें सी चेंज आई आफ्टर विड्रॉल ऑफ द यूएस। उनके पास बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन्स आ गए, टेक्निक ऑफ फाइटिंग बहुत ज्यादा सी चेंज आई। पहले वो करते थे कि फायर करते थे टू whom it may concern, तो अब दे स्टार्टेड pitching up pitched battles। तो आई एम वेरी क्रिटिकल ऑफ द यूएस रोल कि वो यहाँ पे छोड़ के गए जो इसके हाथ लगा और उन्होंने हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू किया। तीसरा जो फैक्टर है वो हमारे रिलेशनशिप विद अफगानिस्तान एंड ईरान। 24 में हमारे दोनों के साथ प्रॉब्लम्स हुई, दोनों के साथ हमने अटैक्स किया दोनों के ऊपर, जिसकी कॉन्सिक्वेंस में ये आना ही आना था कि इंटरनल फ्रंट के ऊपर ये प्रॉब्लम्स आएंगी। और चौथी जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, दैट इंटरनल इंस्टेबिलिटी। मई 25 से पहले इंडिया ने जो हमारे ऊपर अटैक किया, उसको नजर आ रहा था कि इस मुल्क में इस वक्त सिविल मिलिट्री डिवाइड है, ये पॉलिटिकली वल्नरेबल है, ये इकोनॉमिकली है, इसमें इंटरप्रोविंशियल डिसहार्मनी का इशू है। तो दैट इज द रीजन कि मोदी ने डिसाइड किया टू स्ट्राइक पाकिस्तान एट दैट टाइम। अल्लाह के फजल से हमारे अंदर डिवीजन के बजाय यूनिफिकेशन का जो फैक्टर वो आया। लेकिन you will agree with me, struggling with these problems। तो ठीक है, राइट। तो आपको ये 4 फैक्टर्स नजर आते हैं, लेकिन साल 2026 में और खास तौर पर जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात हैं, उनका मुस्तकबिल क्या होगा? पाकिस्तान में जो चेंजेस हमारे जो अस्करी ढांचा है उसके अंदर आए हैं, उनका क्या असर पड़ा है, ये एक ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। साल 2025 पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी के हवाले से कैसा रहा, और फिर ये भी कि साल 2026 में हमारे लिए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, इस पर बात हो रही है। मैं एयर मार्शल सईद साहब, हमने देखा कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री प्रोफाइल थी वो बहुत ज्यादा उसके अंदर जो है वो इजाफा हुआ। बैरूनी दुनिया जिस तरह से पाकिस्तान के जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको देखती थी, और फिर जो पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी है उसको भी। तो आपके ख्याल में जो इसका फायदा जो है वो हमें उठाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा बात हो रही है कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात, गल्फ के साथ हमारे ताल्लुकात और दीगर ममालिक के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो अब बेहतरी की तरफ जो है वो जा रहे हैं। बिल्कुल रहमान साहब, आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल करेक्ट है कि जो है ना, मई 25 के बाद पाकिस्तान का प्रोफाइल रीजनली और इंटरनेशनली बहुत बढ़ गया, और स्पेशली मिलिट्री डोमेन। अगर आप मई 25 के बाद को देखें कि सऊदी अरेबिया के साथ हमने एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट किया, हमने अजरबैजान को जहाज बेचे, हमने अभी जो है लिबिया के साथ हमारी एक डील हुई है, और ये दोनों डिफेंस डील्स जो हैं दे आर ओवर $9 billion फॉर इन द नेक्स्ट 2 to 3 years। ठीक है ना? तो अगर बहुत सारी कंट्रीज हैं जो हमारे साथ ये डिफेंस डील्स करना चाहती हैं। देखिए, इंडिया ये चाहता था कि पाकिस्तान के खिलाफ 2 फ्रंट वॉर हो, लेकिन आप देखें कि मई 25 के बाद एक्चुअली इंडिया जो है ना वो अब अपने दुश्मनों में घिर गया है, क्योंकि अब कोई उसके साथ अपना एका नहीं करना चाहता। फॉर एग्जाम्पल, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, चाइना एंड ईरान, ये सारी कंट्रीज जो है जो इंडिया चाहता था कि उसकी प्रॉक्सी बने और पाकिस्तान के खिलाफ उनको वो इस्तेमाल करे, अब ये सारी कंट्रीज जो है वो पाकिस्तान की दोस्त हैं और इंडिया को अपना दुश्मन समझती हैं। तो अगर बांग्लादेश के साथ भी एक, यानी कि जब उनके फरवरी में इलेक्शंस हो रहे हैं और एक प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट उधर आ जाती है, तो फिर हम ये कहेंगे कि हमारी पाकिस्तान की डिफेंस और डिप्लोमेटिक सक्सेस उधर भी होगी, क्योंकि अब हम इंडिया को दोनों साइड से थ्रेटन कर सकेंगे। आपको लगता है ये जो हमारी जो डिफेंस की प्रोफाइल है ये दीगर शोबों पर भी असरअंदाज हो रही है? अच्छा, मैं एक बात और कहूंगा कि देखिए, जो चाइना है ना, there is a major change in the attitude of China after May 25। उससे पहले वो सिर्फ अपने आप को एज एन इकोनॉमिक पावर शो करता था, लेकिन जब पाकिस्तान ने उसके वेपन्स को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, उनको वॉर वर्दी किया, तो आपने देखा कि सितंबर में उन्होंने पहली मर्तबा अपने आप को एज ए मिलिट्री पावर भी एग्जिबिट
करना शुरू कर दिया, एंड नाउ दे आर विलिंग टू गिव द बेस्ट ऑफ द वेपन्स टू पाकिस्तान, क्योंकि उनको पता है कि सिर्फ पाकिस्तान ही है जो उन वेपन्स को इस तरह इस्तेमाल करेगा कि क्या कहते हैं कि उनकी वाह होगी। ठीक है। अच्छा समरेश सालिक साहब, आपको भी लगता है ये जो डिफेंस या हमारा जो सिक्योरिटी प्रोफाइल है, इसका जो असर है वो दीगर शोबों पर भी पड़ा है, और फिर आपके ख्याल में आने वाले वक्त में हमें इससे किस तरह से जो है वो फायदा उठाना चाहिए? रहमान, जो डिफेंस प्रोफाइल में तो डेफिनेटली मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक रीबर्थ है, लेकिन यू विल एग्री विद मी कि जो हमारे इंटरनल चैलेंजेस हैं वो अभी तक हम उनको स्ट्रगल कर रहे हैं उनके ऊपर। किसी स्कॉलर ने बहुत खूबसूरत कहा था कि पाकिस्तान इज लाइक अ कोकोनट, कि बाहर से बहुत हार्ड है बट अंदर से बहुत वीक है, बहुत सॉफ्ट है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं पास्ट हिस्ट्री को देखूं, इस पास्ट हिस्ट्री को देखूं तो हमने रिपीटेडली देखा है कि 2 एलिफेंट्स दे डिसाइड टू फाइट एंड पाकिस्तान कम्स इन द मिडल। अगर मैं पास्ट को देखूं और इन सारों में जो कॉमन फैक्टर रहा है वो यूएस रहा है। दूसरा जो एंटागोनिस्ट है वो चेंज होता रहा है, सोवियत यूनियन, टेररिज्म आ गया, अब चाइना आ गया। लेकिन ये है कि जब तक हम अलाए रहे हैं यूएस के साथ, तब तक हमने लड़ाइयाँ और डिस्ट्रक्शन और मेहम देखा है। अब हमारे पे डिपेंड करता है कि हम किसकी तरफ जाते हैं। अगर हम अलाए रहे यूएस के, तो फिर मैं 2026 में इस रीजन में कोई स्टेबिलिटी नहीं देख रहा, देयर विल बी नो स्टेबिलिटी। और अगर हमने चूज किया कि हमने स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन रीओरिएंटेट करना अपने आप को, तो फिर देन देयर इज अ होप कि हम इस सारे बुराई से बाहर निकलें। लेकिन आप ये जो हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये यहां पर आपको क्या बड़े चैलेंजेस जो है वो नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं ये बार बार कहता हूं कि वेस्टर्न बॉर्डर से मुराद ये भी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, सॉरी इसमें मैं आपकी बात काट रहा हूं, लेकिन जो मोर स्पेसिफिकली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? देखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अफगानिस्तान में लड़ाई के थ्रू स्टेबिलिटी लाने की कोशिशें बहुत हो चुकी हैं, and they have been tried for over centuries, but these efforts have miserably failed. अगर यूएस लड़ाई के थ्रू यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं ला सका एज अ सुपर पावर, तो बाकी कौन सी ताकत है जो कि यहाँ पे स्टेबिलिटी ले आएगी लड़ाई के थ्रू? तो मेरे नजदीक जब आपकी एक स्ट्रेटेजी बार बार फेल हो रही है, तो यू हैव टू थिंक टू चेंज दैट स्ट्रेटेजी। और मेरे नजदीक जो चेंज स्ट्रेटेजी है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस इलाके में जब तक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होती, जब तक उसकी फायदे जो है वो आवाम तक, इससे लड़ाइयों से कोई हल नहीं निकलेगा। हाँ, ठीक है, राइट। मसूद साहब, आपको क्या लगता है ये पाकिस्तान, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं वो ऐसा लग रहा है कि हम एक 2025 से कैरी कर रहे हैं 2026 में। मुज़ाकरात भी हुए, लेकिन वहां पर भी कोई बात अभी तक तो इतनी कोई ठोस जो है वो सामने नहीं आई। तो यहां पर आने वाले साल में आप चैलेंजेस जो है वो क्या देख रहे हैं? जी हाँ, देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। दुनिया में 2 ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने पाकिस्तान को दिल से एक्सेप्ट नहीं किया। वन इज अफगानिस्तान, द अदर इज इंडिया। और राइट फ्रॉम 1947, अब मैं हिस्ट्री में जाना नहीं चाहता हूँ, कि अफगानिस्तान ने हर मुमकिन वो स्टेप उठाया विद इन हैंड्स इन ग्लव्स विद जो इंडिया के साथ मिलके टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान। दिस इज अ लॉन्ग लिस्ट, मैं इसमें गिनवा सकता हूँ जिन्होंने किया। और मैं एक सिंपल से मिसाल देता हूँ। माय एनिमी इज एनिमी, अविनाश पलिवाल ने किताब लिखी है, उसमें एक उन्होंने सिंपल एक चीज कोट की है कि देन प्राइम मिनिस्टर सरदार दाऊद रोड टू इंडिया, उनको कहा कि सजेस्ट किया कि हम ऐसा करते हैं, यू मिलिटरीली एंगेज पाकिस्तान इन द ईस्ट, वी विल टेक अ फाइट इन द वेस्ट सो दैट वी कैन फिक्स पाकिस्तान। सो इनकी सोच तो उस वक्त से है। देखें, आपने इतने सिंसियरिटी के साथ आपने काम किया, 1% भी एक्नॉलेज करने को तैयार नहीं है। आपने 25 डिप्लोमेटिक मिशंस भेजे हैं। अच्छा, इसके अलावा आपका एम्बेसडर सादिक आता जाता रहा। रीजनल अप्रोच आपने एक्सरसाइज यूज की है। आप मॉस्को फॉर्मेट से भी बात की, एसटीओ के प्लेटफॉर्म से बात की है। चाइनीज दरमियान में आए, बट देर टस से मस नहीं हुए, हट दरमी है। सो देखें कि डिप्लोमेसी में अब रिसेंटली जब पाकिस्तान ने प्रेशर बिल्डअप किया, अब देखें डिप्लोमेट में ये भी लिखा है ना कि पाकिस्तान का टफ स्टांस ऑन अफगानिस्तान, वो उसके भी इम्प्लीकेशन अब नजर आने शुरू हुए हैं। तो लेकिन ये है, देखें कि अभी जो फतवा दिए 1000 के उलमा ने, वो तो प्रीएम्प्ट कर रहे थे पाकिस्तान के खौफ से कि पाकिस्तान से कोई स्ट्राइक्स आएंगी। दैट्स व्हाई उन्होंने कोशिश की है। मुझे नहीं लगता है नियर फ्यूचर में कि इनसे कोई बेहतरी होगी। अच्छा,
ठीक है, राइट। अच्छा सईद साहब, आप 30 सेकेंड्स, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले मामला, तो आपको लगता है हमें इसी तरह से थोड़ी सी हार्ड लाइन रखनी होगी अफगानिस्तान के साथ? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल जो इस वक्त पाकिस्तान की प्रेजेंट स्ट्रेटजी है, बोथ पॉलिटिकल एज वेल एज डिप्लोमेटिक, वो बहुत अच्छी है और हमें इसी पॉलिसी को 2026 में लेके आगे चलना चाहिए। वी शुड रिमेन अ हार्ड स्टेट एंड वी मस्ट कीप, जिसको कहते हैं कि इंडिया की ये जो हरकतें हैं जो इस रीजन को डिस्टेबलाइज करने के लिए हैं, हमें अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो इंपॉर्टेंट कैपिटल्स हैं वो यानी उनको पता हो कि इंडिया इस इलाके में क्या कर रहा है। और देखिए इस वक्त हमें एक बहुत बड़ी सपोर्ट जो है ना वो चाइना और रशिया से भी मिल रही है, क्योंकि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को वो हर फोरम के ऊपर they are supporting it. Right. बहुत शुक्रिया एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और मेजर जनरल समरी सालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का जो है वो बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में एक ब्रेक, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम आपने देखा, आज के प्रोग्राम से तय मेजबान रहमान अजहर को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।